हेलो गाइस। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं आज फिर। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, कि डायरेक्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के कुछ हल्का सा ओवरव्यू ले लिया था कि कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 बेसिस बताए थे मैंने। 3 बेसिस में अंदर से कई सारे डायरेक्टर बताए थे। जो पहला बेसिस बताया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं डायरेक्टर, उनको कौन कौन से, उनमें कौन कौन से डायरेक्टर आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया था। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और दूसरे होते हैं आपके होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर 2 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बात की थी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। नॉन एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया था आपको 2 तरह के डायरेक्टर इसमें भी होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। आज हम सारे डायरेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स को हम डीप में समझेंगे, बिल्कुल इंटरनली जा कर के जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, सो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि वीडियोस को जब वॉच कर रहे हो आप तो 1.5x 2x पर ही देखें, जिससे क्या होता है कि आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा। ठीक है, आप फोकस रख पाएंगे अपने वीडियोस पर, अपने लेक्चर्स पर। ठीक है, चीज़ें आपको आसानी से कैच करेंगी। ठीक है, आप कंटेंट्स को पकड़ पाएंगे। ठीक है, और आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, बाकी एज योर विश। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि डायरेक्टर कौन होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर की जो डेफिनेशन हमारे यहाँ बताई गई थी वो बिल्कुल नॉमिनल से डायरेक्टर डेफिनेशन थी, उसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, बस हल्का सा ओवरव्यू दे दिया गया था कि जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे उसको डायरेक्टर मान लिया जाएगा। अब फिर उसके बाद हमने देखा था बोर्ड क्या होता है। बोर्ड भी देखा था, बोर्ड वही है अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर जितने हैं सभी डायरेक्टर का एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, उन्हीं को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह देंगे, बोर्ड कह देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो अब आगे देखते हैं कि किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बनने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है जो उसे फुलफिल करनी है। अगर कोई पर्सन है वो अगर ये एलिजिबिलिटी जो बताई गई है इसको फुलफिल करता है तो वो डायरेक्टर बन पाएगा। चलिए देखते हैं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आइए बनाते हैं। एनी पर्सन अदर देन द फॉलोइंग वुड बी एलिजिबल टू बी अ डायरेक्टर। ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, सिर्फ उनको छोड़ के जिनको यहाँ दिया गया है, जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है, जो कैटेगरी यहाँ बताई गई है, उन कैटेगरी को छोड़ करके, उन नामों को छोड़ करके बाकी सभी को हम डायरेक्टर मानेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कहा गया ऑडिटरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑडिटरी ऑफ द कंपनी मीन्स होता है कि जैसे कोई भी पर्सन है जिसको कंपनी की ऑडिट के लिए एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया हो, वेदर वो इंटरनली हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, इंटरनल मतलब होता है कि कंपनी के अंदर ही एक ऐसा ऑडिटर होता है, कंपनी जिसको अपॉइंट करती है और वो कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारा सब कुछ चेक करता है। कैश फ्लो अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करता है। सब कुछ चेक करता है कि कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कंपनी कहाँ खर्च कर रही है, जिसको बोलते हैं जो दूसरा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम मतलब कहाँ से कंपनी कमा रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट में ये शो किया जाता है, कंपनी ये शो करती है कि मेरे पास कितने सामान मैंने खरीदे, क्या प्रोडक्शन किया, क्या नहीं किया, उसके बाद उसको सेल किया, सेल करने के बाद कितना मेरे पास प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, वो उस स्टेटमेंट में शो ऑफ किया जाता है। फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने कंपनी की करंट पोजीशन बताती है, एक ईयर की, करंट ईयर की या फाइनेंशियल ईयर की, एक फाइनेंशियल ईयर की पोजीशन बताती है कंपनी कि क्या पोजीशन है इस कंपनी की, क्या पोजीशन बनी है अभी तक। ठीक है, एक साइड में होता है एसेट, एक साइड में होता है लायबिलिटी। ठीक है, जो लायबिलिटी होती है इस साइड होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होती है आपकी एसेट। टोटल लायबिलिटी का काउंट किया था, कितनी लायबिलिटी है, कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितना बकाया है, वो सब लिखा जाता है।
फिर उसके बाद एसेट में देखा जाता है कितनी मशीनरीज हैं, क्या हैं, कितना उसको नई आई हैं, गई हैं, जो भी है टोटल उसका मशीनरी जितने कंपनी में करंट टाइम पे हैं उन सभी का ब्यौरा लिखा जाता है। एसेट संपत्तियों का और इधर दायित्वों का, दोनों का टोटल किया जाता है। ठीक है, जो टोटल निकल के आता है, अगर वो लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो कंपनी समझ लीजिए घाटे में है। अगर एसेट्स ज़्यादा हैं और लायबिलिटीज़ कम है, देन कंपनी इज़ परफेक्ट, ओके। ठीक है वही कहा गया कि वही पर्सन होता है जो ये सब चेक करता है। तो कंपनी बाहर से देखो, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए बाहर से भी ऑडिटर आते हैं। कंपनी इंटरनली भी अपना एक रखती है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, कई भी रख सकती है एज ए कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, दूसरा कहा गया कि अब प्रीवियसली बैन डायरेक्टर, मान लीजिए कोई डायरेक्टर पहले कंपनी में रहा हो और उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया हो, कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया हो। ठीक है, कुछ जिसको इर्रेगुलर एक्टिविटी कहते हैं वो कर दिया हो उसने, तो वो कंपनी ने उसको बैन कर दिया, या हमारे कंपनीज एक्ट में जो प्रोविज़न दिए उन प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली वो बैन हो गया हो। ठीक है, तो उसको फिर से हम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी माइनर जो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, ठीक है, यहाँ पे 18 साल नहीं दिया गया, यहाँ 16 साल दिया गया है कि कोई भी 16 साल का माइनर होगा, ठीक है, 16 साल या 16 साल से कम का, तो उसको हम एज अ डायरेक्टर कभी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहा गया है कोई भी पर्सन जो डिक्लेयर किया गया हो बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, उसको भी हम एज अ डायरेक्टर नहीं नियुक्त कर सकते, नहीं अपॉइंट कर सकते। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना है कि अगर इनमें से कोई, इन कैटेगरी जो 4 कैटेगरी बताई गई हैं, इनमें से कोई पर्सन अगर नहीं गिरता है इसमें, ठीक है, इसको नहीं टच कर रहा है इस बॉर्डर को, देन वो एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ कह रहा है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। हमने कल ओवरव्यू दिया था, आज समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनमें कौन कौन से डायरेक्टर आते हैं, उनमें बेसिकली सिर्फ 2 ही आते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर प्रेजेंट इंटरनली एंड आर इन्वॉल्व इन द कंपनीज अफेयर। ठीक है, इन्वॉल्व इन द कंपनीज अफेयर। ठीक है, कंपनी में जो डे बाय डे में काम चल रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, उन सभी डिसीजंस पे, उन सभी मैटर्स पे वो इन्वॉल्व होते हैं। उनकी मतलब उनको शामिल है, ये हमें शामिल होते ही हैं। ठीक है, देखिए कहा गया सेक्शन 149 सब सेक्शन 12 में कहा गया दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं कंपनी के एमडी और दूसरे होते हैं होल टाइम डायरेक्टर। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, 2 डायरेक्टर हैं इसमें समझते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर को हमारे कंपनीज एक्ट की सेक्शन डिफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि मैनेजिंग डायरेक्टर हम किसको मानेंगे, कौन हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर, अ डायरेक्टर हु इज द सीईओ, क्या, अ डायरेक्टर हु इज द सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एंड इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स। ठीक है, एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, सीईओ है, ठीक है, और उसके पास सभी मैनेजिंग पावर है, जितना कंपनी में मैनेजमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो सभी उसको प्रदान की गई हैं। ठीक है, उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। दूसरा है होल टाइम डायरेक्टर, जो डिफाइन किया गया है हमारे कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 में। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर किसको कहेंगे, अ डायरेक्टर एम्प्लॉयड इन अ होल टाइम बेसिस, नॉट द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंटेड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक ऐसा डायरेक्टर होता है, ठीक है, एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कंपनी का सीईओ नहीं है, लेकिन वो कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व है, उसको अपॉइंट किया गया है किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, उसको हम कहेंगे होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, ये सीईओ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स कौन है, ये बाहर के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, बाहर के पेशेवर हैं, ठीक है, बाहरी पेशेवर हैं। एंड आर अनइन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं हैं इन द एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी के डेली के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये किसी खास मौके पे, किसी स्पेशल ओकेज़न पे ही बुलाए जाते हैं या फिर उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, किसी स्पेशल ओकेज़न के पर्पज़ से ही इनको अपॉइंट किया जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा होता है नॉमिनी डायरेक्टर। अब देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों रखा जाता है कि भाई चलो ठीक है इतने सारे डायरेक्टर हैं, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों रखा जाए, तो इसलिए रखा जाता है और एक चीज़ ये भी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टरों से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, अहमियत दी जाती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, वैसे मैक्सिमम 15 रख सकता है, किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वो तो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन हम 10 ही मान के चल रहे हैं कि 10 डायरेक्टर है किसी कंपनी में, और 10 डायरेक्टर में, ठीक है, एक तो है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 9 हैं बाकी आपके सारे डायरेक्टर। तो कंपनी में जो डिसीजंस होंगे वो मेजॉरिटी में तो 9 डायरेक्टर वही हैं, उन्हीं की मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको इसलिए रखा जाता है कि कहीं वो कंपनी की बातों में आकर के, कंपनी के फ़ायदे में आकर के, कंपनी के पक्ष में कोई ऐसा डिसीजन न दे दे जो पब्लिक के लिए गलत हो, ठीक है, जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, पब्लिक के लिए नुकसानदायक है वो, लेकिन कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो कहीं कंपनी के पक्ष में जाकर के डिसीजन न दे दे, ठीक है। इसलिए पार्शियलिटी को ख़त्म करने के लिए कि 22 कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से बाइस नहीं होता है, ठीक है, कंपनी के पक्ष में नहीं होता है, कंपनी के फेवर में डिसीजन नहीं देता है। ये जो बात सच होती है उसी पे ये रिजिड होता है, ठीक है, उसी को ही मानता है, उसी को ही कहता है। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी ने मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई जो पब्लिक के अगेंस्ट है, ठीक है, पब्लिक बेनिफिट के अगेंस्ट है, तो अब ये अगर पब्लिक के अगेंस्ट कोई बात बोलता है तो कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई बात बोलता है तो कंपनी इसको फायर नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रोविज़न है। देखते हैं इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि क्या 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 दिया है हमारे नॉमिनी डायरेक्टर में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हमको जानना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको कहा जाता है, क्या पर्पज़ है उसका और कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सब हम एक के बाद एक देख लेंगे। चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बताया गया है वो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में कहा गया है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी होगी, कोई भी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है कहाँ पे, सेबी में, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लिस्टेड है और वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसके पास शैल हैव एटलीस्ट कितना 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये कहा गया है कि देखो सबसे पहली बात कही कि किसी भी पब्लिक कंपनी में जो लिस्टेड है कहाँ पे, सेबी में, किसी भी पब्लिक कंपनी में जो लिस्टेड है सेबी में, ठीक है, उनके पास होना ही चाहिए कम से कम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बताया गया है कि मैक्सिमम डायरेक्टर बताया गया है 15, किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर आप मैक्सिमम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, 15, तो 15 का 1/3 होगा 5, ठीक है, तो 5 डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, कम से कम ये होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट
may prescribe the minimum number of independent director in case of any class or classes of public company। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम नंबर जो बताएगी, जो मिनिमम नंबर बताएगी, प्रेस्क्राइब कर देगी, उतना तो कम से कम होना ही चाहिए आपके पास। आप ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इसको तो करना ही करना होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी उसको तो आपको मानना ही मानना है। तो इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं रूल 4। ठीक है, रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रूल्स 2014 का ये। इसमें कहा गया provides that the following class or classes of companies shall have at least 2 directors as independent director। कहा गया कि ये जो रूल बताया गया, यहाँ पे जो बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस्क्रिप्शन होगा इसी के थ्रू, रूल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। तो क्या कह रहा है कि इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर तो आपके पास होने ही चाहिए। कितने? मिनिमम 2 डायरेक्टर। कौन सी कंपनीज के लिए? पब्लिक कंपनी होगी, सभी पब्लिक कंपनीज होगी और लिस्टेड होगी सेबी में, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल होगा कितना? 10 करोड़ या उससे अधिक। अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपके पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है, और अगर उनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे अधिक है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तब भी आपके पास 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और फिर क्या कह रहा है? या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स एक्सीड 50 करोड़ रुपीज़। आउटस्टैंडिंग लोन मतलब जो बकाया है, बाहरी लोगों से जो कर्जा लिया गया है, लोन हमारा लिया गया है बैंक से और किसी भी पर्सन से, अगर पर्सनली लिया गया है, ठीक है, जो कंपनी ले रही है उससे, तो उसको आउटस्टैंडिंग लोन कहते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल सभी लोन को मिला करके, सभी आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, सभी बकाया कर्जों को मिलाएंगे, और डिबेंचर ऋणपत्र, और सभी डिपॉजिट जो एक्सीड हो रहे हो 50 करोड़ से ज़्यादा, तो उनके पास भी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या प्रोसीजर है, कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ होने ही चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इतने होने ही चाहिए आपके पास। ठीक है, किसी भी कंपनी में। फिर कहते हैं डिफिनीशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑब्जेक्ट, और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 बताता है। ठीक है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 बताता है अ डायरेक्टर अदर देन, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर जो नहीं है, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम नहीं है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, और वो अपने पास क्या रखता हो, पॉजेस करता हो, क्या रिलेवेंट इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, और जो अपने पास उस क्षेत्र में, उस सेक्टर में, जिस सेक्टर की कंपनी है, मान लीजिए कंपनी फैब्रिक्स में डील कर रही है, कपड़ों में डील कर रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग काम है। ठीक है, तो वो उसको उस इंडस्ट्री में जाने के लिए उस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए ये कंपनी डिसाइड करती हैं। ठीक है, ये हमारा कंपनी लॉ नहीं बताता है, ये कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया गया है। जो कंपनी डायरेक्टर को हायर करती हैं, जिस भी सेक्टर के डायरेक्टर को, उसको अपने हिसाब से वो एक्सपर्ट मांगती हैं कि भाई कितने साल का एक्सपर्टीज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, दूसरा, हु इज नॉट अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि प्रमोटर है, डायरेक्टर है, ठीक है, किसी भी कंपनी में या उसके होल्डिंग कंपनी में या उसके सब्सिडरी कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में, ठीक है, अगर वहाँ पे वो प्रमोटर है, ठीक है, या फिर डायरेक्टर है, तो वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है हु हैज़ नॉट पिक्यूनरी रिलेशनशिप और मस्ट नॉट हैव एनी स्टेक इन द कंपनी। कहा गया है कि उसके पास कोई भी पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए और कंपनी के पास कोई भी कंपनी का स्टेक नहीं होना चाहिए, ना ही शेयर, ना ही डिवेंचर, ये कुछ नहीं होना चाहिए, और पैसे वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के किसी भी तरीके से। It can only be appointed for a maximum number of time, maximum a period of 5 years and for 2 terms with a minimum cool down of 3 years between the terms। कहा गया है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम
आई एम सॉरी, मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 5 सालों के लिए अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, होता है, और वो 2 बार, मतलब उसका अपॉइंटमेंट 2 बार हो सकता है, मैक्सिमम 2 टर्म्स में, 2 बार में उसका इलेक्शन, 2 बार वो चुना जा सकता है, यानी कि टोटल 10 साल के लिए हो सकता है। लेकिन जो उसका 1 साल का पीरियड है 5 साल वाला, ठीक है, जो एक बार का उसका पीरियड है 5 साल का, उसके बाद जो दूसरा पीरियड है उसके बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, बिना 3 साल के गैप किए कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हो सकता दूसरी बार। मान लीजिए अभी ये 5 साल के लिए यहाँ पे चुना गया, कोई 5 साल पूरा हुआ तो दूसरा जो 5 साल है इसके बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। तो मतलब टोटल 5 साल ये तुमने सर्व किया कंपनी को, 3 साल रेस्ट किया या किसी और कंपनी में जाके 5 साल किए। ठीक है, लेकिन इस कंपनी में तुम फिर से दोबारा एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते हो जब तक कि 3 साल का गैप नहीं हो। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। चलिए, थैंक यू। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में अब हम आगे देखेंगे कि नॉमिनी डायरेक्टर क्या है, और फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन, दूसरा बेसिस आ जाएगा, उसके बेसिस पे भी 3 है, उनको देखेंगे। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पीछे किया, अभी आगे बढ़ रहे हैं नॉमिनी डायरेक्टर पे। ठीक है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कह रहे हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, वो कंपनी के जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं या डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो कंपनीज के सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं। जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनको अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ कंडीशंस हैं, उनको अगर आप फुलफिल करते हो तो वो अपॉइंट करते हैं। क्या है? मस्ट बी अपॉइंटेड इफ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने लिख रखा है तो आपको उसे अपॉइंट करना ही है। ठीक है, ये मस्ट है। उसके बाद टाटा वर्सेस साइरस के केस में कहा गया था मस्ट हैव अनफेटर्ड डिस्क्रिशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ। बोथ मीन्स कंपनीज एंड शेयर होल्डर, दोनों के उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंपनी को जो दिमाग लगाना है वो लगाए और जैसा जिसको अपॉइंट करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है, कंपनी अगर किसी भी शेयर होल्डर के बेनिफिट को या कंपनी के, मान लो दोनों के, कंपनी और शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो जिस तरह से डिस्क्रिप्शन अपना यूज़ करना चाहे कर सकती है। और किसी को भी नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे, नॉमिनी डायरेक्टर मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है, उनको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेसिस है बेस्ड ऑन द अपॉइंटमेंट, बेसिस ऑफ द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बेसिस पे कितने डायरेक्टर होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से? एडिशनल, अल्टरनेट एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ठीक है, 3 डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल, अल्टरनेट, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ठीक है, अब एडिशनल डायरेक्टर हम देखेंगे क्या है। एडिशनल डायरेक्टर किनको कहते हैं? अ कंपनी में अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 डील विद द अनएक्सपेक्टेड और एडिशनल वर्क। देखा, मैंने कहा था एडिशनल डायरेक्टर का मतलब ही है कि कुछ भाई काम कंपनी में ज़्यादा बढ़ गया है, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है। जो कंपनी को लगता था कि भाई मान लीजिए कंपनी का टारगेट है, ये कंपनी का टारगेट है कि भाई 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में उसको 100 टन प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये प्रोडक्शन जो करना है इसके रिलेटेड सारी जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो नियम कायदे बनाए जा रहे हैं कि कौन कितने एम्प्लॉयज़ को कहाँ पे प्लांट करना है, कैसे क्या काम कराना है, उसके लिए, और कंपनीज़ के फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कराने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, और डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें भी पार्टिसिपेशन के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी काम को बांटने के लिए उसी के जैसा कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, जो बताया गया है हमारे कंपनीज एक्ट की सेक्शन 161 धारा 161 और सब धारा 1 में। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं? ठीक है, इनमें
कहा गया इट मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, इनको भी कोई कंडीशन है, कोई रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी है, कंपलसरी है, ठीक है। कहा मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड होना ही चाहिए, ठीक है, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको ये क्लॉज तो डालना ही डालना है आपको, क्योंकि कंपनी में कब भाई वर्कलोड हो जाए क्या पता, तो उसके लिए आपको ये प्रोविजन बना के रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कैन नॉट सर्व बियॉन्ड द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा, ठीक है, ये 1 साल का जितना वर्कलोड होगा सिर्फ इसी को कम कराने के लिए, ठीक है, यहाँ पे होगा एजीएम, ठीक है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हर साल के आखिर में होता है, ठीक है। तो इसके पहले पहले सारा काम आपको उससे करा लेना है, उसके बाद उसकी ड्यूटी, उसकी जॉब वहाँ से ख़त्म, समझिए, ठीक है। पॉल वर्सेस सिटी हॉस्पिटल के केस में कहा गया था कि कोई भी एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, कोई भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, कि भाई आप डायरेक्टर्स की सिर्फ मेजोरिटी बढ़ा रहे हैं, गिनती बढ़ाने के लिए सिर्फ आप उसको नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। कहा गया यू कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स इन कंपनी बाय कंसल्टिंग एक्सपर्ट इन योर फील्ड, मान लीजिए जिस फील्ड का आप डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, जिस कंपनी, मान लीजिए कंपनी जिस फील्ड में वर्क कर रही है उस फील्ड में आपको कोई एडिशनल डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, तो आपको एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, CMA, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है, या किसी और लॉ में उसको एक्सपर्ट बताया गया है, ठीक है, तो उनको हम इस लॉ में भी एक्सपर्ट मानेंगे और उनके द्वारा ली गई राय से उनको कंसल्ट करना है, वो जो सलाह देंगे आपको, ठीक है, उसी बेसिस पे आप एडिशनल डायरेक्टर को रिक्रूट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अल्टरनेट डायरेक्टर क्या है और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर क्या है। अब अगला देखते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है। अल्टरनेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई अल्टरनेटिव है किसी दूसरे का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एप्पल चाहिए, ठीक है, एप्पल चाहिए, लेकिन एप्पल नहीं है, ठीक है, तो एप्पल की जगह पे आपने कीवी ले लिया, ठीक है, फ्रूट है दोनों, ठीक है, नेचर दोनों का लगभग सेम, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं मिला तो आपने ये नहीं मिला तो आपने ये ले लिया, गए थे लेने ये, लेकिन ये नहीं मिला तो ये ले लिया, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए हमें टूथपेस्ट लेना है, ठीक है, किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट लेना है, ठीक है, मान लीजिए उस कंपनी का जिस फ्लेवर में हमको मिंट फ्लेवर में चाहिए होगा, तो मिंट फ्लेवर का जिस कंपनी का हम लेने गए हो उस कंपनी में नहीं है, किसी दूसरे कंपनी में है, लेकिन वो भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो हम उसका ले रहे हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, वही चीज़ है कंपनी में भी अल्टरनेटिव अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं क्या है अल्टरनेट डायरेक्टर। कह रहे हैं अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 इन द अब्सेंस ऑफ द डायरेक्टर फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अगर कोई भी डायरेक्टर 3 महीने से ज़्यादा अब्सेंस है, ठीक है, अब्सेंट है, वो कंपनी में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे किसी दूसरे डायरेक्टर को उसकी जगह पे बिठाया जाएगा। अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 में ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद कहा गया टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इफ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसको उस जगह पे बिठाया जाएगा, किस जगह पे, जहाँ पे जो डायरेक्टर नहीं है, 3 महीने से गायब है, छुट्टी पे है, या नहीं किसी काम से गया है, बीमार है, या कुछ भी हो गया है, तो वो नहीं आ रहा है 3 महीने तक या 3 महीने से ज़्यादा, तो उसकी जगह पे किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा जो उसी के बिहाफ पे काम करेगा। और ये बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए, प्रोवाइडेड होनी चाहिए। कह रहा कैन ओनली सर्व टिल द मैनेजिंग डायरेक्टर रिटर्न्स कैन नॉट सर्व बियॉन्ड दैट पॉइंट। कह रहे हैं कि देखो कोई भी डायरेक्टर जिसको रिप्लेसमेंट में अल्टरनेट के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वो उस डायरेक्टर के, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर है जो कंपनी में परमानेंट रहता हो, ठीक है,
मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है। कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर नहीं है और जब वो वापस आता है तो उसी दिन उसी टाइम पे, ठीक है, मान लीजिए 3 महीने से गायब है, उसको अभी यहाँ पे एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, ठीक है, ये अपॉइंट हुआ आज, ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद 1 मंथ लेटर, ठीक है, ये आ गया, 1 मंथ लेटर जो गया था, जो अब्सेंस था वो आ गया, ठीक है, ये डायरेक्टर वापस आ गया, ठीक है, तो इनकी छुट्टी, इनका काम खत्म यहीं पे। इसके बाद वो टेक ओवर करेगा, अपनी पोजीशन फिर से ले लेगा, ठीक है। फिर कह रहा है मस्ट बी अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, ओनली एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे इन फॉर एन अल्टरनेट डायरेक्टर। कह रहे हैं कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ वही अल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है इन द अब्सेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, समझ बात, उन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। फिर अगला देखते हैं इसी में कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। अब कैजुअल वैकेंसी मतलब कैजुअल से नाम पता चला, कैजुअलिटी, कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्टर की सीट है वो सीट खाली हो गई है, ठीक है, तो उसकी जगह पे किसी को कैसे बैठाया जाए, क्या प्रोसेस है उसके लिए, तो कहा गया कैन बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 ऑन द डेथ। पहला चीज़, डेथ होने पे, या फिर उसने रिजाइन कर दिया हो, या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, या फिर वो कैपेबल नहीं है उस पोस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो कहा गया नीड नॉट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहा गया ये बात इस कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है, या कुछ ऐसा मतलब अपॉइंट करना है किसी को कैजुअलिटी के केस में, तो उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कह रहे हैं कैन ओनली सर्व टिल द टर्म ऑफ द डायरेक्टर हु हैज़ वैकेटेड। मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, ठीक है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, अभी उसकी डेथ जो है 2 साल में हो गई, ठीक है, 2 साल उसने सर्व किया, ठीक है, बैलेंस रिमेनिंग जो 3 साल है, 3 साल जो बचे हैं रिमेनिंग, ठीक है, ये 3 साल रिमेनिंग बचे हैं, यहाँ पे जो दूसरा डायरेक्टर आएगा वो सिर्फ 3 साल के लिए ही परफॉर्म करेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए, ठीक है, जितना इसका टेन्योर बचा रहेगा उतने टेन्योर के लिए ही वो काम करेगा। कहा गया दिस ओनली अप्लाइज टू पब्लिक कंपनीज, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी पे नहीं अप्लाई होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज पर ही अप्लाई होते हैं। अब देखते हैं हम आगे तीसरा जो मिसलिनियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर हैं, इनमें 3 तरह के डायरेक्टर होते हैं, रेजिडेंशियल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर एंड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये 3 देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखते हैं जो मिसलिनियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर हैं, जो अन्य तरीके के जो डायरेक्टर हैं, उनमें 3 डायरेक्टर हमने बताया कि रेजिडेंशियल डायरेक्टर होते हैं, वुमेन डायरेक्टर होते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले रेजिडेंशियल डायरेक्टर देख लेते हैं। रेजिडेंशियल डायरेक्टर से नाम से ही पता चल रहा है कि जो रेजिडेंस करता हो इंडिया में रहने वाला होना चाहिए, ठीक है, तो कितने दिन रहने वाला होना चाहिए, ये हमारा सेक्शन 149 उस सब सेक्शन 3 में बताया गया है। एवरी कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि भैया जो पिछले साल जो बीता है उस साल में इंडिया में कम से कम 182 दिन वो डायरेक्टर इंडिया में रहा हो, ठीक है, कंपनी जो पुरानी है, ठीक है, जो पुरानी कंपनीज हैं जो पहले रजिस्टर्ड हुई हैं उनमें हर कंपनी में कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में पिछले साल 182 दिन रहा हो, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है, दूसरी बात इसमें यह है, वो मैंने लिखी नहीं क्योंकि वो ऐसे समझने वाली बात है कि जो नई कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, जो नई कंपनी होती हैं उनमें भाई 182 दिन का कॉन्सेप्ट होगा नहीं ना, क्योंकि पिछले साल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि नई कंपनी है, ये अभी भी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, इसी साल रजिस्टर्ड हुई है, तो उसमें कह रहा है कि भाई कम से कम 50% तुम्हारे जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो 50% तुम्हारे डायरेक्टर हैं वो फाइनेंशियल ईयर के जो 1% जो डायरेक्टर हैं आपके वो कम से कम
50% उसी फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहे हों। ठीक है, एक ऐसा डायरेक्टर जो 50% उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो, उसको रेजिडेंशियल डायरेक्टर कहते हैं। फिर बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर की। वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, ये हमारा प्रोवाइडेड है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज टू हैव अ मिनिमम ऑफ 1 वुमेन डायरेक्टर। 3 ऐसी कंपनियां बताई गई हैं जिनमें कम से कम 1 वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। पहला कहा, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है सेबी के द्वारा, जो सेबी में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो पब्लिक कंपनी है, तो उसके पास एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। दूसरी बात कह रहा है कि उसका टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, 300 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए और उसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए होना या उससे ज़्यादा होना। अगर ऐसा है तो वहाँ पे एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही है, मस्ट है। ठीक है, फिर कह रहा कोई भी कंपनीज जो रजिस्टर्ड हुई है बिफोर द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 का, इससे पहले अगर कोई कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी कि 1956 वाली कंपनी में कोई रजिस्टर्ड है। ठीक है, 1956 वाली कंपनीज एक्ट में कोई रजिस्टर्ड है कोई कंपनी, तो उसके पास अगर वुमेन डायरेक्टर नहीं है तो उसको कम से कम 1 साल में उसको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। दूसरी बात कह रहा है कि अगर 2013 कंपनीज एक्ट में अगर किसी ने रजिस्टर्ड किया है कंपनी, तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई विद इन 6 मंथ आप एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो। ठीक है, विद इन 6 मंथ। ठीक, ये तो थी बात वुमेन डायरेक्टर की। अब ऐसे ही देख लेते हैं कि जो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो नंबर 3 होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ठीक है, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होते हैं, इन्हें क्या मतलब इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको अपॉइंट करना पड़े? तो ये कहा गया कि भाई कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, कोई भी कंपनी होगी और वहाँ पे मैंडेट है अगर, ठीक है, अगर ये अंडर सेक्शन 151 में बताया गया है, अंडर सेक्शन 151 में डिफाइन किया गया है, ये अंडर सेक्शन 151 में बताया गया है, ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी चाहे तो, ठीक है, अपना खुद का विवेक और बुद्धि लगा करके, ठीक है, वो चाहे तो किसी जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव को या फिर उनमें से किसी एक को शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर चुन लिया जाता है। ठीक है, चुन लिया जाएगा, लेकिन उनको कंडीशंस क्या फुलफिल करनी है? उनको कंडीशन ये फुलफिल करनी है कि कंपनी पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कंपनी में कम से कम 1000 या उससे अधिक स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है कंपनी, तो फिर वो उनमें से किसी एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को चुन लिया जाएगा, उसी में से शेयर होल्डर्स में से किसी एक को डायरेक्टर चुन लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।